रीवा किले में स्थित भगवान बाबा महामृत्युंजय का मंदिर, जो संभवतः पूरे देश में एक है, आज महासावन के पहले सोमवार पर भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सहस्त्र नेत्र वाले इस शिवलिंग के दर्शन करने रोजाना ही सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन खासकर सावन मास में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो भोले बाबा के दर्शन कर इच्छा पूर्ति करते हैं। पूजा अर्चना के साथ ही यहाँ भंडारे का भी आयोजन किए जाते हैं। रीवा महाराजाओं की राजधानी पहले बांधवगढ़ हुआ करती थी। बाद में सन 1617 में रीवा स्थित किला बनकर तैयार हुआ। बीहर और बिछिया नदी के संगम स्थल पर जहाँ आज रीवा किला है, पहले टापू हुआ करता था। राजा के आदेश पर टापू की खुदाई की गई, जहाँ से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, जो सहस्त्र नेत्र वाले हैं, निकलते हैं। उसी दिन यानी 1604 में उस स्थान पर मंदिर निर्माण होता है, जो कि पूरे देश में स्थित शिवलिंगों में से अलग है। तब से लेकर आज तक बाबा महामृत्युंजय का मंदिर लगभग 400 वर्ष से स्थित है, जहां भक्तों की अपार आस्था है और यहां भक्त का तांता लगा रहता है। देश विदेश में बाबा के लाखों भक्त हैं, जो उन पर गहरी आस्था रखते हैं और यहां आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, यश वैभव की प्राप्ति होती है। बाबा महामृत्युंजय के जाप और उच्चारण से मौत सहित लाइलाज रोगों से मुक्ति मिलती है। यह वर्ष भर कथा और भंडारा चलता रहता है। जी महाराज जी बताइए, आज काफ़ी भीड़ है मंदिर में। हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए बहुत भीड़ है। 4 बजे से भक्तों की भीड़ लग गई है और भगवान का अभिषेक पूजा शुरू है और यहाँ सब दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी अपनी कामना सिद्ध करें, कामना पूर्ण हो रही है। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। ये सहस्त्र नेत्रधारी महामृत्युंजय भगवान है, ये इकलौते भगवान हैं यहाँ। ये विश्व में ऐसी मूर्ति नहीं है। कैसे स्थापना हुई थी यहाँ इनकी? इनकी स्थापना महाराजाओं द्वारा की गई है और अनाथ काल से चल रही हैं। और यहाँ प्रभु की यहाँ मान्यता है और सब पूजा पाठ होता है, अभिषेक होता है और सब यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, देते हैं, जाते हैं। लोगों की मान्यताएँ भी पूरी होती हैं? हाँ, ऐसे मान्यताएँ पूरी होती है। ये श्रीफल से अर्जी लगती है, एक अर्जी अपनी लगाते हैं। और सावन में विशेष आता हूँ, माने हर सावन को सोमवार में कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाऊँ। अगर बारिश नहीं हुई तो आता ही आता हूँ, अगर बारिश भी होती फिर भी कहीं न कहीं पहुँच जाता हूँ। किस तरह से यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं? कुछ पूजा यहाँ सब आस्था यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा है भोल महामृत्युंजय के पूरे रीवा जिले की प्रथम ये सावन सोमवार का प्रथम व्रत रखा जाता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम और अंतिम का जो प्रभाव होता है वो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा होता है। सुख समृद्धि को देने वाला होता है और घर परिवार को रोशन करने वाला होता है। ये भोलेनाथ की महान कृपा है। आप कितने साल अच्छे से अच्छे रोग बाधाओं को ये नष्ट कर देता है। भोलेनाथ को देवों को देव महादेव कहा जाता है। जय महादेव की। आप कितने साल से दर्शन? हर हर महादेव। हर कष्टों को मिटाने वाले भोलेनाथ ही हैं। कर्म के विधाता, भाग्य विधाता, त्रिकालदर्शी, विश्व के नाथ है ये भोलेनाथ महादेव। पहला सोमवार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छी आस्था है। हमें आते हुए 50 साल का आता है। रीवा के महिला थाने में दहेज प्रथा का मामला दर्ज। ससुराल पक्ष द्वारा की जा रही थी दहेज की मांग। महिला थाने में 358 दहेज प्रथा का मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि रीवा महिला पुलिस दहेज प्रथा के मामले को गंभीरता से ले रही है। उसी कड़ी में महिला थाने में एक दहेज प्रथा का मामला दर्ज हुआ है। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने मीडिया से बताया कि ग्राम रेहट की रहने वाली महिला है, जिसकी शादी करीब 4 साल पहले जिला सतना अमरपाटन में हुई थी। वहीं शादी के 3-4 महीने बाद ससुराल पक्ष द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। वह मोटरसाइकिल व पैसे की मांग की जा रही थी, जिससे महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसको लेकर महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए 358 का मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि महिला थाने में आए दिन दहेज प्रथा के मामले सामने आते रहते हैं। ये एक पीड़ित महिला है, थाना ग्राम रहेट की रहने वाली, थाना चौरहट्टा की। इसकी शादी करीब 4 वर्ष पहले हुई थी जिला सतना अमरपाटन में। शादी के 4-5 महीने बाद ही इसका पति इसको परेशान करने लगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए नहीं है और तुम्हारे पिता ने शादी में भी नहीं दी है। तो उसके बाद से उसको लगातार परेशान कर रहा था। वर्तमान में इसका 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। तो
फरियादी और उसके बच्चे को उसका पति रखने को तैयार नहीं है। उसी बात को लेकर अभी तक पीड़िता को परेशान कर रहा है, जिससे उसने महिला थाने में आके शिकायत पत्र दिया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है दहेज प्रताड़ना का। ईट राइट चैलेंज अभियान की कलेक्टर ने की समीक्षा। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार, स्वच्छता तथा सुरक्षित तरीके से खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन के संबंध में जागरूक करने के लिए ईट राइट चैलेंज अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का दूसरा चरण मई माह से आरंभ हो गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ईट राइट चैलेंज अभियान के लिए निर्धारित किए गए मानकों का कठोरता से पालन कराएं। सभी तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों का पंजीयन सुनिश्चित करें। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम के विभिन्न वार्ड तथा सभी नगरीय निकायों में शिविर लगाएं। बड़े व्यापारियों सहित ठेलों तथा छोटी दुकानों में खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी आदि की बिक्री करने वालों का भी पंजीयन कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ईट राइट चैलेंज अभियान के प्रथम चरण में जिन दुकानदारों का पंजीयन किया गया था उनके नवीनीकरण का भी अभियान चलाएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह के पंजीयन का नवीनीकरण कराएं। जिला खाद्य अधिकारी व सभी उचित मूल्य दुकानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। इसी तरह दुग्ध सहकारी समिति, शराब की दुकानों तथा फल सब्जी विक्रेताओं का भी पंजीयन कराएं। छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा है। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी साबिर अली ने ईट राइट चैलेंज अभियान के दूसरे चरण की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी के रूप में करहिया तथा सिरमौर चौराहे की मंडी में पंजीयन किया जा रहा है। अभियान के तहत चिरोला मंदिर तथा साईं मंदिर में तैयार किए जाने वाले भोग प्रसाद को मानक बनाया गया है। आसपास प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के यहाँ भी नियमित रूप से निरीक्षण करके प्रसाद को मानक बनाया जाएगा। जिले में 4 अगस्त को ईट राइट मेला तथा ईट राइट दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत 3 आंगनवाड़ी केंद्र, दीनदयाल रसोई यूनिवर्सिटी के खाद्य परिसर तथा हॉस्पिटल के किचन को मानक बनाया जा रहा है। अभियान के तहत फोर्टिफाइड खाद्य को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली जीत के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगरौली में आम आदमी की महिला प्रत्याशी के सिर पर सजा मेयर का ताज, बीजेपी को भारी मतों से हराया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मची खलबली। रीवा में आम पार्टी संभाग अध्यक्ष अमित सिंह एवं जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से चुनाव में हरा दिया है। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के किले को ढहाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। साल 2018 में रानी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थी और काफ़ी कम मतों से अंतर से चुनाव हारी थी। तब से लगातार यह क्षेत्र में सक्रिय रही। इस बार आम आदमी पार्टी ने दोबारा मेयर का प्रत्याशी बनाया और प्रचंड मतों से जीत हासिल की। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में लगभग 21 पार्षद भी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। रीवा संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह के द्वारा बताया गया कि अब हम आगे की तैयारी मध्य प्रदेश विधानसभा की करेंगे। बचे हुए कम समय हम लोग जोरों से काम शुरू करेंगे। हमारी सरकार का मुद्दा महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, टैक्स में कमी, हर घर में मुफ्त 20,000 लीटर पानी के साथ सभी प्रकार कर में छूट अहम होगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पर फोकस दिया जाएगा। वहीं आम आदमी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेरा ने बताया कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं, अब हमें इस पर फोकस करना है। आज की बैठक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अमित सिंह, संभाग अध्यक्ष राजीव सिंह परिहार शेरा, जिला अध्यक्ष शहर महर्षि सिंह, संगठन मंत्री मंजुला सिंह, महिला अध्यक्ष विजयकांत मिश्रा, जिला सचिव आम आदमी रीवा वार्ड 16 प्रत्याशी रोहिणी कुशवाहा, शुभम सिंह बघेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यूथ विंग सुरेंद्र विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी नीरज शुक्ला व यूथ प्रवक्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रीवा में जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ ऑनलाइन हुई ठगी। रीवा के चोरहटा थाने में मामला दर्ज। जेपी सीमेंट फैक्ट्री में रहने वाले कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। चोरहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके मोबाइल की OTP मांग ली गई और कुछ इनके पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे ऑनलाइन ठगों से आप भी सतर्क रहें। कोई भी किसी को OTP ना दे और किसी भी प्रकार की अपने बैंक डिटेल की जानकारी ना दे। इस समय रीवा में साइबर अपराध काफ़ी तेजी से चल रहा है, वह साइबर अपराध से बचे। हाँ, जेपी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं शैलेंद्र सिंह।
इनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी चीज़ का ऑफ़र देके इनके मोबाइल में एक टीम व्यूअर करके ऐप होता है, डाउनलोड करवा के इनके खाते की जानकारी और OTP इनसे प्राप्त करके इनका आर्थिक नुकसान किया था। तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। काफ़ी जानकारियाँ मिल गई उसके संबंध में। कितना पैसा सर निकाला गया था? इनका एक बड़ा अमाउंट निकल गया है, पैसे का लाखों में है। सर, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोग किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं? सावधानी यही है कि एक तो किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो ऐप होते हैं किसी के कहने पे बिल्कुल डाउनलोड ना करें। उनको अगर आवश्यकता है तो ही डाउनलोड करें। अगर किसी कारण से ऐप डाउनलोड करें तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो आपकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इवन आपके बैंक डिटेल तक आपका पूरा मोबाइल जो है उनके कंट्रोल में आ जाता है। आपकी OTP आएगी, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं और आपकी OTP उनको पता चल जाएगी। इसलिए किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें। जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। बिछिया पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा 6 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। परेशान व्यक्ति ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और बिछिया थाने के बैसा गांव का यह पूरा मामला है। यहाँ रहने वाले मनोज सोनी ने गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन खरीदने के एग्रीमेंट किए थे। एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने 6 लाख रुपए आरोपी को दिए थे। बाद में उसने जमीन किसी दूसरे को बेच दी। पीड़ित ने जब अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। उनको एक चेक दिया जो न्यायालय में बाउंस हो गया है। वहीं आरोपी पैसों के लिए पीड़ित को चक्कर लगवा रहा था। परेशान होकर उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 406 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने बताया आरोपी पैसा मांगने पर उनको गाली गलौज कर धमकियां दे रहा था। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये अमित कुमार पांडे हैं, ग्राम बैसा का। पिता गया प्रसाद है, नाम है इनका। ये ज़मीन बेचने के लिए हम बोल रहे थे, उसमें एग्रीमेंट करवाएं हमसे। पैसा लिए, पहले 2,10,000 रुपये लिए। इसके बाद बोले कि हमको और पैसा चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है ले लीजिए। फिर एक दिन आए, बोले कि चलिए रजिस्ट्री करवा लीजिए। 4 लाख रुपए फिर हम इनको दिए। इसके बाद ये ले जाके हमको तहसील में बैठाए रह गए और रजिस्ट्री नहीं करवाए। अब ना पैसा दे रहे हैं और ना ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पैसा मांगने जाते हैं तो दाई महतारी की बुरी बुरी तरह से गाली देते हैं और जान से मारने के लिए। हमको तो कई बार बोले कि हम तुमको थाना अगर रिपोर्ट करने जाओगे तो हम इतना तुमको झूठा मुकदमा में अंदर करवा देंगे हम, और अगर हमसे पैसा यहाँ मांगोगे तो किसी दिन हम जान से मार देंगे तुमको या तुम्हारे घर वाले को, किसी को भी। तो बहुत ज़्यादा परेशान किए साहब ये। तो आज हम थाना आए हैं रिपोर्ट करने। कितना पैसा लिए थे? टोटल 6,10,000 रुपये लिए हैं साहब ये। कुछ दिए हैं वापस? नहीं साहब, पैसा नहीं दिए। चेक 2,10,000 का ये दिए हैं हमको। वो चेक बाउंस हो गया है साहब। चेक हम लगा दिए हैं न्यायालय में। और 4 लाख रुपए का एग्रीमेंट है हमारे पास, और एग्रीमेंट के उसमें हम आज थाना आए हैं। और माननीय थाना जिन्होंने पैसा लिया उनका क्या नाम है? अमित कुमार पांडे, पिता गया प्रसाद पांडे, ग्राम बैसा। जी हाँ, एक ग्राम बैसा का मामला है। वहाँ पे आपके जो मुकेश सोनी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है कि एक अमित पांडे नाम का व्यक्ति है जो है उनसे 5 से 6 लाख रुपए कैश लेने, ज़मीन बेचने के नाम पे 5 से 6 लाख रुपए ले लिया है और आज दिनांक तक जो है ज़मीन देने से मना कर रहा है और उसी ज़मीन को जो है किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है। तो उसकी सूचना मिलने पर जो है थाना में पीछे में उसके खिलाफ जो है 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी को पूछताछ से थाना लाया गया है। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना 20 जुलाई को। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में रीवा नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पद एवं 9 नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए मतदान कराया गया। इनकी मतगणना निर्धारित केंद्र में 20 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि रीवा नगर निगम की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। नगर परिषद गोविंदगढ़ की मतगणना शासकीय पुष्पराज हायर सेकेंडरी स्कूल, नगर परिषद गुड़ की मतगणना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नगर परिषद मनगवा की मतगणना शासकीय महाविद्यालय मनगवा में होगी। नगर परिषद सिरमौर की मतगणना शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में तथा नगर परिषद बैकुंठपुर की मतगणना शासकीय बालक
उच्च माध्यमिक विद्यालय में की जाएगी। वहीं नगर परिषद सिमरिया में शासकीय महाविद्यालय, नगर परिषद देवधर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, नगर परिषद चाकघाट में शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नगर परिषद डभौरा में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डभौरा में मतगणना की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। केवल वैध प्रवेश पत्रधारी व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकारों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना के समय उम्मीदवार तथा उनके मतगणना एजेंट उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना के लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग के अनुरूप होगी अधिकारियों की रैंकिंग। यह बात बैठक के दौरान कलेक्टर ने कही। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरण तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। जून माह में दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। लोक निर्माण विभाग, सांख्यिकी विभाग तथा कुछ अन्य विभाग में बहुत कम लंबित प्रकरणों के बावजूद उनकी रैंकिंग 50 के आसपास है। कई अधिकारी निर्देशों के बावजूद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अनअटेंडेंट छोड़ रहे हैं। बिना किसी कार्यवाही लेवल 1 से लेवल 2 में आने वाले सभी प्रकरणों को L1 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दें। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में विभाग की ग्रेडिंग के अनुरूप ही अधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी तथा उसी आधार पर CR भी लिखी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, नगरीय निकाय, PHE तथा सामान्य प्रशासन विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। संबंधित अधिकारी 2 दिवस में निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि उप संचालक कृषि खाद्य और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। DAP खाद की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल पत्र लिखें। उपलब्ध खाद्य सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित कराए। कार्यपालन यंत्री PHE ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल स्रोतों से पानी के नमूने लेकर उनकी नियमित जांच कराएं। कलेक्टर ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।